तो अब बात करेंगे यार PYQs की एंथ्रोपोलॉजी 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में सेक्शन ए में हम पार्ट 1 देखेंगे, जहाँ पे हम 5 शॉर्ट नोट देखेंगे और 2 का ABC देखेंगे। ठीक है, तो तरीका वही होता है यार, हमारे पास जो सेक्शन ए है सेक्शन बी है, दोनों में से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 2ABC, 3ABC एंड 4ABC, और इसमें आते हैं 6, 7 और 8। इनमें से आपको क्या करना पड़ता है, इन 6 में से आपको एनी और ओनली 3 करने हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास तरीका रहता है, इसको पता होना चाहिए लोगों को। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, शुरुआत वाले लोगों को। सो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास नेटुफियन कल्चर के ऊपर से पहले तो शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, नेटुफियन कल्चर, राइट नोट ऑन अराउंड, हमने बोला 150 वर्ड के अराउंड लिखना है नेटुफियन कल्चर के ऊपर नोट्स। ठीक है, तो नेटुफियन कल्चर क्या है भाई, एक तरह समझना कि एक एपीपैलेलिथिक कल्चर है जो कि लेवेंट रीजन में यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, है ना। लेवेंट किसको बोलते हैं भाई, जो आज की जगह में जो लेबनान है, जो इसराइल है, जो वेस्टर्न सीरिया है, उस रीजन को हम क्या बोलते थे, लेवेंट रीजन बोलते थे। और ये इस एरिया में रहता था, इस एरिया में फ्लरिश करता था, एग्जिस्ट करता था, है ना। और कौन से, है ना, अराउंड 12,500 टू 9,500 ईयर्स, है ना, इस मतलब BC के अराउंड ये यहाँ पे क्या करता था, एग्जिस्ट करता था। एंड आप समझना कि ये जो नेटुफियन कल्चर है, यहाँ पे एक फर्स्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ के, है ना, एक तरह से एविडेंस शो करता है। मतलब ऐसे ही फर्स्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ से जिन्होंने ट्रांजिशन किया यार फ्रॉम दी हंटर गैदरर टू दी सीडेंटरी कम्युनिटीज़, है ना। एंड जिससे एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ थे और सिविलाइजेशन था, उसका फाउंडेशन हमको देखने को मिला यार। सो नेटुफियन कल्चर was a late Paleolithic culture that existed in the Levant region, which include what, present day Israel, लेबनान एंड वेस्टर्न सीरिया। और कब ये फ्रिज करता था, फ्रॉम अराउंड 12,500 टू 9,500 BCE। ओके, एंड एक तरह से यहाँ पे जो नेटुफियन कल्चर था, एक तरह से इट इज़ व्हाट, फर्स्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ जो कि, है ना, एक तरह से हंटर गैदरर से सेटल्ड सेडेंटरी कम्युनिटीज़ की तरफ, है ना, ट्रांजिशन किए। societies to transition from nomadic hunter gatherers to sedentary communities which laid the foundation for the emergence of complex societies and civilization। ओके, एंड अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट नेटुफियन, मतलब एक तरह से वेल डेवलप्ड नेटुफियन साइट्स की, है ना, तो वहाँ पे हमारे पास एन मलाहा जो कि इजराइल के अंदर है, वो है भाई, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिले हैं स्टोन फाउंडेशंस, है ना, कुछ, है ना, स्टोरेज पिट्स देखने को मिले, बहुत सारे बुरियल्स ग्राउंड देखने को मिले भाई। तो इसकी बात कर सकते हैं कि ये जो नेटुफियन कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, इट
इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर या फिर ओवल शेप जो स्टोन ड्वेलिंग्स थे, स्टोन टूल्स लाइक माइक्रोलिथ है ना, हमारे पास है ना एक तरह से जो बुरियल प्रैक्टिसेस थे वो यहाँ पे इलाबोरेट थे यार, तो उसकी बात कर सकते हैं। नेटुफियन कल्चर इज characterized by the presence of circular or oval shaped stone dwellings, stone tools like microliths and grinding stones, and elaborate burial practices। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट साइट है भाई हमारे पास आइन मलाहा जो कि इज़राइल के अंदर है, जहाँ पे हमारे पास एक तरह से वेल प्लान्ड सेटलमेंट देखने को मिला, जिसमें एक तरह से हट्स देखने को मिले भाई, जिसका स्टोन फाउंडेशन था, है ना। हमारे पास इसके अंदर स्टोरेज पिट्स देखने को मिले, बहुत सारे ब्यूरल साइट्स देखने को मिले। तो उसकी बात कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल known Natufian site is Ain और इज़राइल, जहाँ पे हम क्या देखने को मिला, where excavations have revealed a well-developed or well-planned settlement consisting of huts with stone foundations and storage pits and several human burials। तो ये सब चीज़ देखने को मिला। एंड ऑल्सो एक तरह से ये जो नेटिफियन कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, कि जो ट्रांजिशन हुआ था है ना हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग की तरफ, वो कैसे हुआ था। बहुत सारे फैक्टर्स जो थे उस ट्रांजिशन की तरफ है ना, मतलब ट्रांजिशंस की तरफ लेके गए। फॉर एग्जांपल जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, जो पॉपुलेशन प्रेशर हुआ, या फिर मतलब एक नीड था ना भाई जो स्टेबल फूड सप्लाई का, उसके वजह से यहाँ पे जो ट्रांजिशंस है ना हुआ, उसका ये कारण हो गए। सो some of the key factors that lead to this transition where climate changes, population pressure, and the need for a stable food supply
ओके। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो भाई, जो नाटुफियन कल्चर है, इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट फेज जो है ना, ह्यूमन के पूरी हिस्ट्री में, जहाँ पे हम हंटर गैदर से कहाँ पे होगा, एक तरह से सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में ट्रांजिशन किए, है ना। एंड दिस ट्रांजिशन यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस ट्रांजिशन फॉर्म द बेसिस फॉर व्हाट, फॉर द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड सिविलाइजेशन, है ना। सो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च का, ये बता के हम क्या कर सकते हैं, सो कंक्लूड कर सकते हैं। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस द ट्रांजिशन form the basis for the development of complex societies and civilization। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड। तो हमने नटुफियन कल्चर के बारे में बताया कि नटुफियन कल्चर जो है एक एपी पैलियोलिथिक कल्चर है ना, पैलियोलिथिक के बाद, एंड जो कि लिवेंट रीजन में यहाँ पे क्या करता था, एग्जिस्ट करता था। लिवेंट रीजन मतलब जो इजराइल है, लेबनान है एंड वेस्टर्न सीरिया वाला रीजन है वहाँ पे। एंड नेवेंट मतलब जो नटुफियंस थे वो ऐसे ह्यूमन कम्युनिटीज़ थे या फिर सोसाइटीज़ थे जो कि हंटर गैदरर से एक्सीडेंटरी कम्युनिटीज़ की तरफ ट्रांजिशन किए, है ना, जिससे तो जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशन का फाउंडेशन हुआ भाई। एंड अगर हम बात करें नटुफियन कल्चर की, तो इसमें हमारे पास देखने को मिला कि जो स्टोन टेलिंग्स थे वो हमारे पास देखने को मिले। स्टोन टेलिंग्स मतलब ओवर या फिर सर्कुलर शेप में, माइक्रोलिथ्स देखने को मिले यार स्टोन टूल्स में, ग्राइंडिंग स्टोन टूल्स देखने को मिले, ब्रिल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिली। तो ये नटुफियन कल्चर के अंदर देखने को मिला। एंड अगर एक इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो एन मलाहा जो कि इसराइल के अंदर, जहाँ पे वेल प्लान सेटलमेंट देखने को मिला, स्टीन फाउंडेशन के ऊपर हट्स देखने को मिले, स्टोरेज पिट्स देखने को मिले, है ना, ह्यूमन बेल्स देखने को मिले। तो एक तरह से ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड हमने बताया कि और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे हमने कैसे पता चला कि बरियल प्रैक्टिस देखने को मिले, कि वहाँ पे शेल्स, एनिमल टीथ एंड बोन्स देखने को मिले, है ना। इसका कारण क्यों रहा भाई, बिकॉज एक नोटिफिकेशन मतलब एक नोटिफिकेशन पीरियड जो था, है ना, ये किसके रेफरेंस मतलब किसकी वजह से था, क्यों हुआ, बिकॉज हमारे पास जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हुआ, है ना, यहाँ पे एक तरह से जो ये चेंजेस हुए थे क्लाइमेट चेंज में, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, जो स्टेबल फूड सप्लाई की जो नीड थी उसकी वजह से हमारे पास एक इमरजेंस हुआ सेमी सेडेंट्री कम्युनिटीज़ का या फिर सेडेंट्री कम्युनिटीज़ का, है ना, जिससे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हुआ, दैट लेड टू व्हाट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटीज इन द न्यूलिथिक पीरियड। ओके, सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि 10 जो ये ट्रांजिशन था, जो नटुफियन कल्चर है वो कुछ नहीं एक ट्रांजिशन है। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशन। सो इस प्रकार से हमने इस आंसर कंक्लूड किया है भाई। पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है दोस्त, एक आइडिया मिलता है कि पढ़ना क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट नटुफियन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर का, सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस। ठीक है, सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस के ऊपर हमको शॉर्ट नोट लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ये जो सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, है ना। एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो हमको हेल्प करता है टू स्टडी दी लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। also known as the principle of linguistic relativity, है ना, help us in studying what the critical concept to study language and culture, या फिर is a critical concept to study
लैंग्वेज एंड कल्चर। क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज है इट अफेक्ट्स द वे इट्स स्पीकर परसीव एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। तो ऐसे लिखेंगे, argues that the structure of a language affects the way its speaker perceive and think about the वर्ल्ड, है ना। तो इससे जो हाइपोथेसिस है ना, वो सैपिर और वुल्फ ने मिलकर यहाँ पे प्रपोज किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज की बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो सैपिर वुल्फ हाइपोथेसिस है वो हमको एक रिलेशनशिप है कल्चर, है ना, कल्चर के बीच में, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं लाइक सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो ये जो सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस है एक तरीके से हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, कल्चर एंड कॉग्निशन। सैपिर-वुल्फ hypothesis help candidates understand the complex relationship between language, culture and कॉग्निशन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं अबाउट, है ना, जो टाइम की बात में, जो टाइम को इंग्लिश के अंदर क्या माना जाता है, लीनियर यूनी डायरेक्शनल एंटिटी, है ना, जो कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को यहाँ पे डिवाइड करता है। बट होपी लैंग्वेज के अंदर, है ना, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बोला जाता है, वहाँ पे टाइम एक साइक्लिकल या फिर इंटरकनेक्टेड थिंग है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है, बोलते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो स्पीकर की जो चीज़ें हैं वो कल्चर, वर्ल्ड को जो सोचता है उसको अफेक्ट करती हैं एक प्रकार से। इन इंग्लिश टाइम इज treated as a linear unidirectional entity dividing the past, present and future. However, in language like Hopi, time is perceived as cyclical and इंटरकनेक्टेड, है ना। तो ये जो डिफरेंस है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो स्पीकर का जो तरीका है लैंग्वेज बोलने का या फिर सोचने का, टाइम को उसको अफेक्ट करता है यार। सो दिस डिफरेंस इन linguistic structure affects the way speakers of
दिस लैंग्वेज perceive and think about time, and subsequently the cultural worldview. Or consequently their कल्चरल वर्ल्ड व्यू। ठीक है, तो इन कंक्लूजन एक ही एग्जांपल काफ़ी है, और भी एग्जांपल दे सकते हैं लाइक जो ब्राज़ील के अंदर चीज़ें हैं, बट इन कंक्लूजन जो सैपियर हाइपोथेसिस है वो बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है यार इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग ह्यूमन थॉट्स, है ना। एक तरह से जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है कैसे इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको बताता है। सो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे by mentioning that thus Sapir-Whorf hypothesis is a crucial concept in understanding तो ये नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। देखो, द सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस highlights the role of language in shaping human thought process and suggests that linguistic structures can influence the way people perceive and interpret the world around them. तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया और एक तरह से एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक इंसाइट प्रोवाइड करता है यार लैंग्वेज कॉग्निशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर। तो इस प्रकार से हमने इसे कंक्लूड किया। क्वेश्चन क्या था भाई, सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस। तो हमने बताया कि एक तरह से इसको लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म और रिलेटिविटी भी बोलते हैं, बिकॉज ये बताता है जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है इट इज़ अफेक्ट, है ना, कैसे ये जो स्पीकर का जो परसीव है ना मतलब कैसे इस वर्ल्ड को दिखता है सोचता है उसको ये अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने बताया कि जो एग्जांपल के तौर पर बताया ठीक है, बट जो सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस है वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है ना लैंग्वेज कल्चर एंड कॉग्निशन उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। हमने जो एग्जांपल दिया इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम को एक हमारे पास लीनियर यूनिडायरेक्शनल एंटिटी माना जाता है, बट होपी लैंग्वेज में जो कि इंडिजिनस लैंग्वेज है यूएसए का ही, वहाँ पे इसको एक साइक्लिकल या फिर इंटरकनेक्टेड चीज़ माना जाता है। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो लोगों की जो एबिलिटी है जैसे वो सोचते हैं दुनिया को देखते हैं उसको अफेक्ट करता है, और एक तरह से कल्चरल वर्ल्ड व्यू को भी अफेक्ट करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट देखिए ज़्यादा 150 वर्ड में यही काफ़ी है यार, है ना। 10 तो सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार इन शेपिंग ह्यूमन थॉट प्रोसेस, है ना। और ये यही बताता है कि जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है वो कैसे इंसानों को दुनिया को जो देखते हैं उसको कैसे ये अफेक्ट कर सकता है। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया आंसर रिगार्डिंग द सैपिर-वुल्फ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर रिलेटिविज्म की बात करनी है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर रिलेटिविज्म की बात करनी है। स्टार्ट करते हैं आंसर को। पहले तो हम बताएंगे कि देखो हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स या फिर जो कल्चर रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो ह्यूमन राइट्स है वो क्या है, जैसे यूनिवर्सल जो राइट्स होते हैं जो कि इंसान को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं यार, है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चर सोशल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड।
बट जो कल्चर रिलेटिविज्म है वो बोलता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल बिलीफ को या फिर एक्टिविटीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो सबसे बेस्ट तरीके में। आप उनके कल्चर के परफरेंस में देखो, उनके कल्चर, उनका चश्मा, उनकी चश्मे लगा के उनके कल्चर को देखोगे तो आप ज़्यादा समझोगे, ऐसा बोलता है ना, कि हमारा कल्चर को उनके ऊपर थोप के देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे उनको, ऐसा बोलता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो ह्यूमन राइट्स हैं refers to the universal rights and freedom that every individual is entitled to, regardless, or is entitled to what? Human rights and freedom that every individual is entitled to, regardless of their cultural, social or religious बैकग्राउंड। ये ह्यूमन राइट्स हो गए। ठीक है, और हम बात करें कल्चर रिलेटिविज्म की, सो कल्चर रिलेटिविज्म क्या है? इज द प्रिंसिपल दैट एन इंडिविजुअल belief and activities should be understood within the context of their own culture without imposing what? Without imposing the values of one culture on to other। हमारा कल्चर दूसरे पे थोपने से हम नहीं समझेंगे उनकी जो बिलीफ एंड एक्टिविटीज़ क्यों है ना, उनके नज़रे से समझना पड़ेगा। वैल्यूज़ ऑफ वन ओके। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास कुछ केसेस हैं भाई, यहाँ पे अफ्रीका या फिर एशिया के अंदर कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशंस किए जाते हैं, है ना, जहाँ पे जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया है, दैट इज़ द क्लाइटोरिस का पार्ट है, उसको एक तरह से पार्शियली या फिर टोटली रिमूव कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है भाई, सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में एक तरह से ये वायलेशन है यार बॉडीली इंटीग्रिटी का, फीमेल के हेल्थ का, फ्रीडम का। बट जो कल्चर रिलेटिविस्टिक व्यू जो है ये बताता है कि जो प्रैक्टिस है ना वो उनके कल्चर ट्रेडिशन के साथ रिलेटेड है, उनके सोशल, इसका एक सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उस कम्युनिटी में। सो उसकी बात कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ द conflict between what religious between what human rights and culture relativism seen in case of female genital mutilation, a cultural practice prevalent in certain regions of Africa, Asia and the Middle East, है ना। जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट?
it involves the partial or total removal of external female genitalia, जिससे क्या होते हैं ऑफन लीडिंग टू सीवियर हेल्थ इश्यूज यार। सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिखने को मिल सकता है। बट मतलब इस रेफरेंस हम देखें तो ह्यूमन राइट के प्रेफरेंस में एक तरह से वायलेट कर रहा है। अगर ह्यूमन राइट के नज़रिए से देखें सो एक तरह से इट वायलेट व्हाट, जो फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन है, इट वायलेट व्हाट, जो बॉडीली इंटीग्रिटी है या फिर जो हेल्थ या फिर फ्रीडम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो एक तरह से इसको वायलेट कर रहा है। तो लोग बोलेंगे कि क्रूअल या फिर एक इनह्यूमन टॉर्चर है यार। बट अगर हम कल्चरल लिटिस्टिक व्यू से देखें तो वो इनका एक कल्चर ट्रेडिशन एंड सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इसका। सो फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स perspective, female genital mutilation is considered a violation of the right to bodily integrity, health and freedom from torture, है ना, और cruel treatment, and a form of what, and a form of however, अगर एक कल्चरलिस्टिक व्यू से देखें है ना, कल्चरलिस्टिक व्यू से देखें व्यू पॉइंट से the practice is seen as a deeply ingrained cultural tradition that carries significant social and religious importance. For the community that practice it. तो इससे हम क्या समझते हैं, ये केस स्टडी से तरह से क्या बता रहा है, इन केसेस यहाँ पे चैलेंजेस तो देखने को मिलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बैलेंस कैसे बनाए, है ना, जो कल्चर ट्रेडिशन या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। सो जो पॉसिबल अप्रोच है इज़ टू प्रमोट व्हाट, जो कल्चरल चेंजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। कैसे एजुकेशन के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, है ना, जो कम्युनिटीज़ हैं एक तरह से रीवैल्यूएट करें उनकी प्रैक्टिसेस को, एक अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस यहाँ पे मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को एक तरह से रेस्पेक्ट करे बट प्रिजर्विंग द कल्चर आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनजीओज़ की बात कर सकते हैं, कुछ जो कि काम करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ पे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस को, है ना, एक तरह से रिप्लेस करे किसके साथ, कुछ और मतलब राइट्स के साथ, कुछ दूसरे रिचुअल्स के साथ जो प्रिजर्व करे कल्चर सिग्निफिकेंस को भी बट विदाउट हार्मिंग द गर्ल्स। सो इन सिचुएशन में ज़रूरी क्या है भाई, इस तरह के सिचुएशन में
In such cases, anthropologists are faced with what? Are faced with the challenges of finding a balance between respecting cultural traditions and advocating for the protection of human rights. ओके लेकिन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं यार? वन पॉसिबल अप्रोच वुड बी, हमारे पास जो प्रमोट करेंगे कल्चरल चेंज को थ्रू एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे सम एनजीओस कुछ काम कर रहे हैं यार, है ना, हैव वर्क विथ लोकल कम्युनिटीज टू रिप्लेस, है ना, एफजीएम विथ अल्टरनेटिव राइट्स और पैसे, जिससे क्या कर सकते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस को तो प्रिजर्व करेंगे बट विदाउट हार्मिंग द गर्ल्स एंड वुमेन। हैव वर्कड विथ लोकल communities to replace the female genital mutilations with alternative rites of passage. Okay, that preserve the cultural significance of the practice and without causing harm to girls and women. So इस प्रकार से थोड़ा आंसर थोड़ा बड़ा हो गया, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई 2022 में भी आया था कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, सक्सेसिव ह्यूमन राइट वायलेशन, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं व्हाइल इट इज एसेंशियल टू रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस इज ऑल्सो क्रूशियल, मतलब क्रूशियल कि हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें यार, है ना, वुमेन्स राइट को। So thus by fostering dialogue and promoting cultural sensitivity or culturally sensitive alternatives, anthropologists can contribute to the reconciliation of these two concepts in research and practice. Thus by fostering dialogue and promoting culturally sensitive alternatives, anthropologists can contribute to the reconciliation of these two concepts in their research and practices. So इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था यार, ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट ह्यूमन राइट्स है क्या, एक यूनिवर्सल राइट्स होते हैं यार जो रिगार्डलेस ऑफ द सोशल कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर उसको ये अधिकार है कि उसको मिले, है ना। सो फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज व्हाट वी कॉल कल्चर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, कैसा प्रिंसिपल है जहाँ पे किसी भी इंसान की, किसी भी कल्चर, किसी भी इंडिविजुअल की बिलीफ प्रैक्टिसेस, कम्युनिटीज की बिलीफ प्रैक्टिसेस, है ना, को हम समझते हैं विदाउट इम्पोजिंग आवर वैल्यूज, ठीक है ना, उनके खुद के कल्चर के रेफरेंस में
उनको समझते हैं। तो एग्जांपल की बात करें कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यार ह्यूमन राइट्स के और हमारे पास कल्चरल रिलेटिविज्म के। जैसे कि हमने एग्जांपल की बात की तो जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का जो केस है, जो कि बहुत सारे सेंट्रल एशिया, मतलब जो बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे सर्टेन कम्युनिटीज़ हैं यार अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट में, जिनको ये फॉलो करते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया होता है उसका कुछ पार्ट, जैसे मेनली क्राइटोरिस है, मांस प्यूबिस हो गया, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्या होता है रिमूव किया जाता है पार्शियली या फिर टोटली। तो इससे क्या होता है यार, फीमेल का जो हेल्थ है उसके तो कॉम्प्लिकेशन आते ही आते हैं, उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है ना। तो ये तो ह्यूमन राइट्स की तरह से वायलेट कर रहा है, बॉडीली इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहा है, जो हेल्थ एंड फ्रीडम है उनके उसको वायलेट कर रहा है। बट अगर आप समझो उसको कल्चर रिलेटिविस्ट की व्यू पॉइंट से, तो आप समझिए कि इसका एक कल्चरल ट्रेडिशन है, इसका एक सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस रहा है। सो बहुत जरूरी होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए कि चैलेंज कैसे, चैलेंज होता है बहुत, मतलब चैलेंज होता है कि बैलेंस कैसे बनाए यार कल्चर ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के भी और उनके प्रोटेक्ट करने की ह्यूमन राइट्स को। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि पॉसिबल अप्रोच क्या है, कि एजुकेशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने क्या किया है ना, वो जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का रिप्लेस किया कुछ अल्टरनेटिव राइट्स के साथ, वो भी कल्चरली सेंसिटिव जितने हैं। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जितना कल्चरली सेंसिटिव है उतना बाकी कोई और रिचुअल्स हैं वो भी उतने, जैसे लाइक हमारे पास प्यूबर्टी में हमारे पास कुछ मतलब कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं यार, साउथ इंडिया में तो होते ही होते हैं, है ना। उस प्रकार के रिचुअल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे वो कल्चरल सिग्निफिकेंस तो मेंटेन रहे, बट हाँ हार्म भी ना हो गर्ल्स एंड वुमेन्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो हमने कंक्लूड किया कि देखो भाई, जब हम डायलॉग फोस्टर करते हैं, हम डायलॉग पे ध्यान देंगे, प्रमोटिंग कल्चर सेंसिटिविटी, हमारे अल्टरनेटिव हमारे पास फोकस करना चाहिए, जिससे हमारे पास क्या कर सके, जो ये कॉन्सेप्ट है ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर रिलेटिविज्म का, वो एक तरह से क्या कर सके, रिलीजियस और रिसर्च एंड प्रैक्टिस के मामले में आ सके और ये ज़्यादा नुकसान भी ना पहुंचाए। ठीक है। सो एक तरह से डाइवर्स कल्चर प्रैक्टिस को भी हम इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर रिलेटिविज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ना बार क्वेश्चन आते रहते हैं। सो एक बार 2022 में आया था, 2020 में भी आया था, 2 साल के अंदर 30 साल के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो चीज़ें जो आती है ना खासकर तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो चीज़ें रिपीट होती हैं, है ना। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट हाँ मैक्सिमम चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आंसर रेडीमेड होना चाहिए, चीज़ें हमारे पास एग्जाम्पल्स रेडीमेड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हमारे पास रेडीमेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्टर टर्नर एंड लिमिनलिटी। हमको बात किसी करनी है, विक्टर टर्नर एंड लिमिनलिटी की बात करनी है। सो आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो टर्नर का जो कॉन्सेप्ट है लिमिनलिटी का, है ना, वो क्या है, एक तरह से स्टडी की बात करता है, रिचुअल्स एंड सोशल जो प्रोसेसेस होते हैं ना उसकी स्टडी की बात करता है। लिमिनलिटी का मतलब क्या है भाई, इट रेफर्स टू द ट्रांजिशनल फेज, या फिर दो, है ना, राइट्स, है ना, एक तरह से इन बिटवीन है भाई, है ना, जो रिट्स होते हैं, जो प्रथा होते हैं उनके बीच का, वे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस व्हाट, अनसर्टेनिटी या फिर फ्लूइडिटी ना। The Turner concept of liminality refers to the transitional phase or the transitional phase in a rite of passage where individual experience ambiguity, uncertainty, and fluidity as they transition from the previous status to the new one। एक से दूसरे फेज में जा रहा है, तो एक बीच में जहाँ पे एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी एंड फ्लूइडिटी देखने को मिलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिनालिटी कहते हैं।
ओके। एंड ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है भाई उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस रहे हैं हमारे पास, जो सोशल चेंजेस हैं या फिर आइडेंटिटी फॉर्मेशन है या फिर किसी सोसाइटीज़ की फंक्शनिंग को समझने के लिए। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनलिटी है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनलिटी हेल्प टू explain cultural and social changes as people undergo what various rites of passage like birth, marriage, या फिर जब वो अडल्टहुड का इनिशिएट करते हैं या फिर डेथ होते हैं तो undergo various rites of passage सच एज जन्म लेने पे कुछ है ना कार्यक्रम होते हैं, राइट्स मतलब कुछ पारंपरिक कुछ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, राइट्स इंस्टीट्यूशन और इनिशिएशन इनटू एडल्टहुड एंड डेथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी जब वेडिंग सेरेमनी होता है तो जो ब्राइड होता है, दूल्हा और दुल्हन, दे आर कंसिडर्ड टू बी इन दी लिमिनल स्टेट है ना, एज द ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग सिंगल टू अ मैरिड कपल। एंड ये जो लिमिनल पीरियड है इट इज मार्क्ड बाय वेरियस राइट्स एंड कस्टम्स है ना भाई, जो कि सिंबलाइज करते हैं कि यहाँ पे कपल डिटैचमेंट है ना फ्रॉम द प्रीवियस सोशल रूल, एंड वो क्या हो रहे हैं, एक तरह से न्यू सोशल रूल में जा रहे हैं। सो ड्यूरिंग द wedding ceremony the bride and groom are considered to be in the or in a liminal state as they transition from being single individual to a married couple। एंड ये जो लिमिनल पीरियड है is marked by various rituals and customs that symbolize the couple's detachment from previous social rules and their reintegration into society with what? With a new status। ओके सो इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन किया कि लिमिनल क्या होता है, लिमिनलिटी क्या होता है। ऑल्सो जो लिमिनलिटी है भाई उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब उसको सोशल एंड कल्चरल चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो ट्रांजिशन हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से है ना, सो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं कल्चर सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेसेस में वो हमको समझने में भी हेल्प करता है ना लिमिनलिटी उसको। तो ये बता सकते हैं
बट कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस जो विक्टर टर्नर का जो कॉन्सेप्ट है लिमिनारिटी का, इट ऑफर व्हाट एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोशल चेंजेस, या फिर आइडेंटिटी का जो फॉर्मेशन होता है, फिर जो कल्चर एडेप्टेशन है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में, है ना। इस ट्रांजिशनल फेज को हम जब एनालाइज करेंगे तो जो इंडिविजुअल्स का जो राइट्स और पैसेजेस हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं यार। दस विक्टर टर्नर्स concept of liminality offers valuable insights into understanding the complexities of social changes, identity formation and cultural adaptation in various societies। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था विक्टर टर्नर एंड लिमिनालिटी। तो हमने बताया कि जो विक्टर टर्नर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनालिटी था वो क्या बताता है भाई? एक तरह से ये ट्रांजिशनल फेज को बताता है, जो एक आदमी एक फेज से दूसरे फेज ऑफ लाइफ में जा रहा है, उसके बीच का जो फेज है वो लिमिनालिटी फेज है, जहाँ पे एम्बिग्यूटी, अनसर्टेनिटी, फ्लूइडिटी देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं लिमिनालिटी, एक ट्रांजिशनल फेज। एंड ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनारिटी है वो कल्चर एंड सोशल चेंज को अंडरस्टैंड करने में एक्सप्लेन करता है इसको, कि जब बर्थ होता है, मैरिज होता है, एडल्टहुड में जाता है कोई भी इंसान, डेथ होता है, तो जो सेरेमनीज है लाइक मरने से जो हम दस्करम करते हैं, या पैदा होने से हम लोग जो छठी करते हैं, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ क्या है? एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनारिटी को एक्सप्लेन कर रहा है यार। सो हमने एग्जाम्पल दिया अबाउट द इंडियन मैरिजेस की बात की हमने, जहाँ पे वेडिंग सेरेमनी जो होता था वो एक तरह से जो दूल्हा है दुल्हन है उसके बीच के एक लिमिनल स्टेट को बता रहा है कि वो सिंगल इंडिविजुअल से मैरिड कपल की तरफ वो जो जा रहे हैं। तो जो वेडिंग का जो फेस है, वेडिंग सेरेमनी, इट इज दी लिमिनल स्टेट, ओके, है ना। और ये क्या बता रहा है? जो रिचुअल्स एंड कस्टम्स है वो सिंबलाइज करते हैं कि जो कपल अब जो है इंडिविजुअल या फिर प्रीवियस जो सोशल रोल है उसका डिटैच हो जाएंगे और एक दूसरे सोशल स्टेटस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिनालिटी, है ना। हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, है ना। एक तरह से और भी चीज़ बोल सकते हैं कि देखो एक तरह से ये जो चेंजेस आ रहे हैं लिमिनालिटी का, है ना, जो चेंजेस आ रहे हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, सोशल एंड कल्चरल चेंज है, उसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, उसको भी उसके रिगार्डिंग भी रिलेवेंट है यार टू ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन जैसे चेंजेस आ रहे हैं। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं, ज़्यादा बार नहीं करना है भाई, क्योंकि हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो विक्टर टर्नर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द सोशल चेंजेस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझने में, बहुत सारे कल्चर एडेप्टेशन जो होते हैं उसको समझने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग विक्टर टर्नर एंड लिमिनालिटी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है जेन गुडेल, है ना, कंट्रीब्यूशन इन स्टडिंग प्राइमेट बिहेवियर। हमको बात किसी करनी है जेन गुडेल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइमेट के बिहेवियर को स्टडी करने में, उसकी बात करनी है। सो स्टार्ट करेंगे भाई आंसर को बाय मेंशनिंग दैट ये जो जेन गुडेल थे इन्होंने एक तरह से रिकॉग्नाइज किया प्राइमेट बिहेवियर को। कैसे? इन्होंने जो वाइल्ड चिंपांजीज को इन्होंने स्टडी किया था यहाँ पे, एंड बताया कि उनका बिहेवियर कैसे होता है, एंड जहाँ पे तंजानिया स्ट्रीम नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पे ये इन्होंने स्टडी किया था। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो जेन गुडेल है जेन गुडेल research on the behavior of wild chimpanzees in
तंजानिया का जो गोम्बी स्ट्रीम नेशनल पार्क है वहाँ पे जो स्टडी इन्होंने किया था उसके वजह से इनको जाना जाता है यार, बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सो इनका प्राइमरी फोकस किस पे था? इनका प्राइमरी फोकस था कि ये समझें कि जो सोशल एंड फैमिली इंटरेक्शन होते हैं चिंपांजीज के अंदर नेचुरल हैबिटेट में वो कैसे होते हैं। Goodell's primary focus was on understanding the social and family interactions of chimpanzees in their नेचुरल हैबिटेट, है ना। एक तरह से इन्होंने, है ना, इन्होंने पायनियर किया जो डायरेक्ट या फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन या फिर जो इंटरेक्शन होते हैं, है ना, इंडिविजुअल एनिमल का, है ना, उनके साथ रहकर, है ना। तो इनका जो रिसर्च था, सो यहाँ बात कर सकते हैं दैट शी पायनियर्ड the methodology of direct long-term observation and interaction with what, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन विथ व्हाट, इंडिविजुअल एनिमल, उनके साथ रहकर इंडिविजुअल चिंपैंजीज को स्टडी करते थे एक प्रकार से। इंडिविजुअल एनिमल्स बाय लिविंग अमॉन्ग देम विच allowed her to gain unprecedented insight into their daily lives, है ना। इनके रिसर्च ये बताता है कि ह्यूमन के जैसे ही कुछ काम करते थे, ह्यूमन और चिंपैंजीज की एक्टिविटी में, बिहेवियर में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लाइक जो टूल्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हंटिंग प्रैक्टिसेस ये फॉलो करते हैं, और चिंपैंजीज के अंदर भी एक सोशल स्ट्रक्चर है भाई जो भी कॉम्प्लेक्स है, तो भी इन्होंने बताया, सिमिलरिटीज़ की बात की। And again unprecedented insights into their daily lives, and her research has highlighted the striking similarities between human and chimpanzee behavior, such as tool use, hunting practices, and complex social organization और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, है ना। सो इनका एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जो था कि इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते थे, है ना, चिंपैंजीज, उसकी बात की, है ना। और भी बहुत सारी चीज़, लाइक इनके अंदर भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस होता है, कंपैशन होता है ना, इमोशंस होते हैं, वो भी बताता है कि इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स देखने को मिला, लाइक जो हायरार्किकल सिस्टम इनके अंदर भी देखने को मिला, कोऑपरेटिव अलायंस देखने को मिले, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। सो
बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी ह्यूमन के जैसे ही। गुडॉल लिख सकते हैं एडिशनली Goodall observed complex social dynamics with chimpanzee communities including hierarchical structures, cooperative alliances and वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले इनके अमोंग, है ना। उनके अंदर इमोशंस भी थे लाइक कॉम्पैशन, जेलिसी, है ना, ये भी था भाई, जो कि एक तरह से ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन के प्राइमेट्स के बीच में एक तरह से क्या बताता है, ब्लरिंग चीज़ों को बताता है। ऑल्सो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका जो वर्क रहा है वो सिग्निफिकेंट रहा है भाई फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्राइमेट्स एंड देयर हैबिटेट्स, बिकॉज इन्होंने जो ग्लोबल अवेयरनेस लाया अबाउट द थ्रेट ऑफ चिंपैंजीज पॉपुलेशन लाइक लॉस, पोचिंग या फिर जो डिसीज़ हो रहे हैं। सो उन लोग ने उनके प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ चीज़ें बनाई और फन चिंपैंजीज के लिए कुछ व्यवस्था की यार। Furthermore, Goodall's work has had a significant impact on the conservation of primates and their habitats. She has raised global awareness about the threat of chimpanzees population such as habitat loss, poaching and diseases. She has raised global awareness about the threats to chimpanzee population such as habitat loss, poaching and disease. सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि इनका जो वर्क रहा है उसने रिवॉल्यूशनाइज किया है भाई जो चीज़ें थी फील्ड की, जो एंथ्रोपोलॉजी की जो फील्ड थी कि हम समझते कैसे थे ह्यूमन इवोल्यूशन को, एंड जो सोशल इंटरेक्शन है ह्यूमन को भी नॉन प्राइमेट को भी कैसे ये एक तरह से क्या करता है, मतलब डिफाइन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस हर वर्क हैज़ नॉट ओनली शेड लाइट ऑन द क्लोजेस्ट रिलेटिव but also challenge our perception of what it means to be human. Thus, Goodall's work has not only shed lights on our closest living relatives but also challenged our perceptions of what it means to be human. तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था
जो जिन गुडल्स कंट्रीब्यूशन स्टडिंग प्राइमेट बिहेवियर, तो हमने बताया कि इन्होंने जो स्टडी की थी वाइल्ड चिंपांजीज के अंदर तंजानिया गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क के अंदर, जहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सोशल एंड फैमिली इंटरेक्शन था चिंपांजीज का नेचुरल हैबिटेट में, उसको स्टडी किया। इन्होंने एक तरह से किस मेथड का इस्तेमाल किया भाई, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन देखा इंडिविजुअल चिंपैंजीज का, जिनसे इनको समझ आया कि ह्यूमन जो है मतलब चिंपैंजीज जो है ह्यूमन के जैसे ही कुछ एक्टिविटीज़ बिहेवियर मतलब सिमिलर बिहेवियर्स यूज़ करते हैं। लाइक टूल यूज़ की बात करें, हंटिंग प्रैक्टिस की बात करें, जो कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जैसे उनका भी है, उनके अंदर इमोशंस भी होते हैं। इन्होंने बताया कंपैशन का, ग्रीफ का, जेलसी का, है ना। हमारे पास एक तरह से उनके अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी होता है, कोऑपरेटिव बैलेंस फॉलो करते हैं, है ना। एक तरह से वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है इनके बीच में। ये रिलीजियस प्रैक्टिस हम टाइप ऑफ एनिमिज्म के नेचर वर्शिप फॉलो करते हैं, डरते भी हैं ये पानी से, है ना, जो बादल करता है। तो उस तरह से इस चीज़ बताया कि इनके अंदर भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है यार। सो और उसकी तो ये पहली होगी। दूसरी पहलू इन्होंने क्या बताया, जैसे जो कंजर्वेशन ऑफ प्राइमेट्स है उसके ऊपर एक तरह से ग्लोबल अवेयरनेस इन्होंने डाला यार, जिससे लोग जो थे चिंपांजीज के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से क्या हुए आगे आए, बिकॉज उनको समझ आया कि हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड डिसीज से इनको दिक्कतें आ रही है। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि गुडेल का जो वर्क रहा है एक तरह से हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव जो प्राइमेट्स हैं उनको समझने में तो हेल्प किया ही किया है, हमारा जो परसेप्शन था कि ह्यूमन का मतलब क्या होता है उसको भी समझने में हमको हेल्प किया यार। सो दिस इज ऑल अबाउट दी शॉर्ट नोट, 5 शॉर्ट नोट देखे हमने। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग गुडेल्स कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ प्राइमेट बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2A क्या है, क्रिटिकली इवेल्युएट दी कंटेस्टिंग थ्योरीज ऑफ एमर्जेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न होमोसेपियंस। ठीक है, जो थ्योरीज हैं हमारे पास है ना, एमर्जिंग एंड डिस्पर्सिंग थ्योरीज ऑफ मॉडर्न होमोसेपियंस, उसकी बात करनी है। तो हमारे पास दो थ्योरीज हैं हमारे पास यार, एक तो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है ना, और एक हमारे पास मल्टी रीजनल मॉडल है। तो दोनों को यहाँ पे इसके मतलब एक तरह से एविडेंसेस जो सपोर्ट भी करते हैं और इसका क्रिटिसिज्म, दोनों थ्योरीज की बात करनी है अपने को। सो क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है, आंसर लिखेंगे। क्रिटिकली इवेलुएट दी, क्रिटिकली का मतलब ये है कि सपोर्ट भी करना है और उसके लिमिटेशंस भी बताने हैं। ठीक है, सो क्रिटिकली इवेलुएट दी कंटेस्टिंग थ्योरीज ऑफ इमर्जेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न होमोसेपियंस। तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो इमरजेंस या फिर जो डिस्पर्सल ऑफ होमोसेपियंस है, इसका टॉपिक है भाई वो वाइडली डिबेटेड है ना। एंड द टू प्रोमिनेंट थ्योरीज ऑफ जो एमरजेंस एंड डिस्पर्सल है आर द आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल एंड द मल्टी रीजनल मॉडल। ठीक है, दोनों की बात करेंगे। The two most prominent theories of the emergence and dispersal of modern Homo sapiens are the out of Africa model and the multi-regional मॉडल। ठीक है, हम अगर बात करें जो ये आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल है उसकी, सो यहाँ पे ये बताता है दो चीज़ें की बात करेंगे। पहला तो हमारे पास आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल तो पहले तो हम बात करें कि जो एविडेंसेस जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये क्या मानता है कि जो होमोसेपियंस वो कहाँ पे ओरिजिनेट किए होंगे, जो मॉडर्न होमोसेपियंस है वो अफ्रीका के अंदर ओरिजिनेट किए होंगे और उसके बाद माइग्रेट कर दिए होंगे बाहर की तरफ, मतलब आउटसाइड दी अफ्रीका। ठीक है, एंड जो और इसको बाद इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन था, या एक जो नियंदरथाल या फिर जो होमो इरेक्टस है उसको रिप्लेस कर दिए। This theory
was that modern Homo sapiens originated in Africa and then migrated outwards, replacing existing archaic human population, that is Neanderthals and Homo erectus. जो सपोर्ट में जो थ्योरीज हैं इसके, है ना, वो क्या क्या है भाई हमारे पास। पहले तो हम बात कर सकते हैं अबाउट द जेनेटिक एविडेंसेस और जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ होगा। जो वाई क्रोमोसोम की जो हमने स्टडी की है, फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो स्टडी है वो बताता है कि, है ना, हमारे पास एक कॉमन ओरिजिन हुआ होगा ह्यूमन बींग्स का अफ्रीका के अंदर, है ना। और ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हमने देखा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ हायर, है ना, अफ्रीकन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है कंपेयर टू द पॉपुलेशन आउटसाइड अफ्रीका। सो ज़्यादा है, मतलब अफ्रीका के कंपेरिजन, अफ्रीका में ओरिजिनेट किए होंगे, उसका इवॉल्व हुए होंगे, है ना। सो जेनेटिक एविडेंसेस हो गए, 5 फॉसिल एविडेंसेस भी देखने को मिले हमारे पास ना। ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास लिमिटेड है, तो थ्योरीज की बतानी है ना। सो फॉसिल एविडेंस भी हमको देखने को मिले। जो ओल्डेस्ट एनाटॉमिकल ह्यूमन फॉसिल है वो हमारे पास अफ्रीका के अंदर देखने को मिला, 2 लाख साल पुराना, है ना। जो फॉसिल्स है लाइक ओमो हार्टियो फॉसिल्स कहाँ पे, इथियोपिया के अंदर, वो हमारे पास देखने को मिले कि जो मॉडर्न ह्यूमन जो फाउंड हुए हैं वो बहुत उतना पुराने नहीं है भाई, 2 लाख साल पुराने नहीं हैं। सीधी ओल्डेस्ट एनाटॉमिकल modern fossil have been found in Africa, dating back to around what, 2 lakh years ago, है ना। तो ये जो हमारे पास एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं यार, लाइक हमारे पास जो सिंबॉलिक बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स टूल का जो हमारे पास देखने को मिला, हमारे पास जो मतलब स्टोन, मतलब जो समझना स्टोन टूल्स जो देखने को मिले हमारे पास, है ना, वो हमको बताते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो मिले तो ये हमारे पास बता रहे हैं कि ये बहुत पहले अफ्रीका के अंदर ओरिजिनेट कर गए होंगे। बट हाँ, इसकी इस जो थ्योरी है उसके अंदर लिमिटेशन भी है यार। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मॉडल है, लैक ऑफ क्लियर माइग्रेशन रूट की कमी है यार। However, the
out of Africa model has its limitations. First is lack of a clear migration route. और क्या भाई, एक तरह से इसने बता नहीं पाया कहाँ से किधर गए होंगे, है ना। कि सिनाई पेनिनसुला, टू मेजर प्रपोज रूट्स जो है वो नॉर्थ रूट है ना, जो सिनाई पेनिनसुला से, है ना। एंड देखो लेकिन ना ये बता नहीं पाएगी क्या है, कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं मिल पाया। ऑल्सो जो इंटरब्रीडिंग हुआ था मॉडर्न ह्यूमन एंड आर्काइक पॉपुलेशन के बीच में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिकॉज जेनेटिक स्टडीज ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमंस जो निकले होंगे अफ्रीका से, वो इंटरब्रीड किए होंगे नियंडरथाल्स एंड अदर जो मतलब आर्काइक स्पीसीज थे, है ना। सो एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ आर्किक डीएनए जो था हमारे पास नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन में भी देखने को मिला। ये बता रहा है कि कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किए होंगे भाई, बिकॉज जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी बोलती है कि कंप्लीटली रिप्लेस किए होंगे, ऐसा बोलती है। इंटरब्रीडिंग बिटवीन मॉडर्न ह्यूमंस एंड आर्काइक population challenge the idea as shown by genetic studies, challenge the idea that modern humans completely replaced other hominid species विदाउट एनी जीन फ्लो। तो ये हमने बात की आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी की। एक मल्टी रीजनल मॉडल है यार, ये मल्टी रीजनल मॉडल क्या बोलता है कि जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं ये इवॉल्व हुए होंगे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर, है ना, थ्रू जीन फ्लो बिटवीन व्हाट, है ना, जो इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशन के बीच में जीन थ्रू हुआ होगा, ऐसा बोलता है ये मल्टी रीजनल मॉडल थ्योरी। मल्टी रीजनल model suggests that this theory suggests that modern Homo sapiens evolved simultaneously in different regions of the world through gene flow between interconnected है ना। इसके एविडेंसेस की बात करें सो ये हमारे पास फॉसिल एविडेंसेस देखने को मिले हैं यार, जो मल्टी रीजन मॉडल्स के अंदर हमारे पास जो है ना डाली फॉसिल या फिर जो जिनिसवान फॉसिल जो देखने को मिले हैं, दैट हैव द इंटरमीडिएट फीचर बिटवीन होमो इरेक्टस एंड मॉडर्न ह्यूमंस। तो बताया कि सब अपने आप एक तरह से इवॉल्व हुए होंगे आपस में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में।
it exhibit features that are intermediate between Homo erectus and modern humans। कुछ जेनेटिक एविडेंसेस भी हैं यार, लाइक मेजोरिटी ऑफ द जेनेटिक एविडेंसेस जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल को सपोर्ट करते हैं, बट हमारे पास कुछ जेनेटिक स्टडीज़ जो है वो हमारे पास नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन को भी बता रही है यार। कुछ सब जेनेटिक स्टडीज़ जो है वो एक तरह से एंशिएंट जेनेटिक लीनिएज जो है वो हमारा नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशन भी है, यही बताती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखने को मिले, लाइक है ना, हमारे पास जो इंडिपेंडेंटली डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास जो सिमिलर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं वो हमारे पास लाइक अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया के अंदर वो एक तरह से यहाँ पे बताता है यार। है ना, बट यहाँ पे हम इसके एविडेंसेस की बात करें, बट जो हमारे पास क्रिटिसिज्म की बात करें अगर इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है कि जो जेनेटिक एविडेंसेस हैं it supports what? It supports the out of Africa model। है ना, एज वास्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टडीज़ जो है वो क्या बता रही है, कॉमन ना अफ्रीकन ओरिजिन बता रही हैं। सो इस प्रकार से हमने दोनों थोड़ा सा बताया ना। इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो दोनों थ्योरीज हैं यार, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी और जो मल्टी रीजनल मॉडल है ना, दोनों के मेरिट्स हैं, दोनों के लिमिटेशंस हैं, बट जो जेनेटिक और फॉसिल या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, thus while both of the theories have their merits and limitation, the overwhelming genetic, fossil and archaeological evidence supports the out of Africa model। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझना भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मतलब आसान नहीं बोलेंगे, बट हाँ इस चीज़ें को समझना बहुत जरूरी है। पेपर 1 के अंदर है ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार। क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंटेस्टिंग थ्योरीज ऑफ इमर्जेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न होमो सेपियंस। तो हमने बताया कैसे हमारे पास दो थ्योरीज हैं यार रिगार्डिंग द इमर्जेंस एंड डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न होमो सेपियंस। एक तो आउट ऑफ द अफ्रीका मॉडल है और एक मल्टी रीजनल मॉडल है। आउट ऑफ द अफ्रीका मॉडल क्या बोलता है कि जो मॉडर्न होमो सेपियंस होंगे वो कहाँ पे ओरिजिनेट किए होंगे, सपोज करिए अफ्रीका यहाँ से ओरिजिनेट किए होंगे, उसके बाद माइग्रेट कर गए होंगे भाई बाकी जगह में, है ना, और बाकी जगह में जाके वहाँ पे जो निएंडरथाल्स एंड होमो इरेक्टस है उसको रिप्लेस कर दिए होंगे, ऐसा बोलता है। और कौन कौन से एविडेंस इसको सपोर्ट करते हैं, जेनेटिक स्टडीज सपोर्ट करती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड वाई क्रोमोसोम की जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो अफ्रीकन पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा डिफरेंट एज कम्पेयर टू दी अराउंड जो आज के आसपास के जो रीजन है। तो हमारे पास जो डिफरेंसेस ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे इवॉल्व ज़्यादा हुआ होगा, तो उनका ओरिजिन बता रहा है ये। फॉसिल एविडेंसेस देखने को मिले यार, ओल्डेस्ट एनाटॉमिकल जो फॉसिल है वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिला है, इन इथियोपिया अराउंड 2 लाख ईयर अगो। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लाइक हमारे पास फॉसिल के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी रहे हैं, है ना, जो कि हमको बताते हैं कि यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन कोग्निशन या फिर जो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो टूल्स हैं वो हमको देखने को मिले हैं।
अफ्रीका के अंदर। बट हमारे पास ये जो आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल इसका लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास जो क्लियर माइग्रेटरी रूट नहीं बता पाए इसने, और जो इंटरब्रीडिंग था बिटवीन मॉडर्न ह्यूमन एंड आर्किक पॉपुलेशन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिकॉज ये एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि ये दूसरे को रिप्लेस नहीं किए होंगे, है ना, आपस में इंटरब्रीड किए होंगे, है ना, तो इसके वजह से भी ये लिमिटेशन है इस थ्योरी के। मल्टी रीजनल मॉडल ये बोलता है कि देखो भाई आपस में इवॉल्व हुए होंगे साइमल्टेनियसली डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में मॉडर्न होमोसेपियंस, एंड एक तरह से इनके बीच में आपस में जीन फ्लो हुआ होगा जहाँ जहाँ पे इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशंस हैं। तो एविडेंसेस क्या बोलते हैं, फॉसिल एविडेंसेस की हमने बात की, जो है ना जिनसियन डाली जो फॉसिल है चाइना के अंदर, वो बता रहा है कि एक इंटरमीडिएट फीचर के बारे में बता रहा है कि होमो इरेक्टस एंड मॉडर्न ह्यूमंस के बीच में, मतलब होमो इरेक्टस से मॉडर्न ह्यूमन बने होंगे ऐसा बता रहा है ना। और भी बहुत सारे एविडेंसेस लाइक फॉसिल के एविडेंसेस के अलावा हमारे पास कुछ जेनेटिक स्टडीज जो मेजरली तो हमारे पास आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल की बात करता है, बट हाँ कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनल कंटिन्यूटी भी सजेस्ट करता है ये जेनेटिक एविडेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं भाई हमारे पास, जो सिमिलर आर्टिफैक्ट जो अफ्रीका यूरोप एंड एशिया के अंदर मिले वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, मल्टी रीजनल मॉडल को बता रहा है। क्रिटिसिज्म के अंदर हमने देखा कि जो ओवरएम्बलिंग जो ज़्यादातर जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल हुआ होगा यार, मतलब आउट ऑफ अफ्रीका मॉडर्न होमोसेपियंस से माइग्रेट किए होंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक जो एनाटॉमिकल फीचर है मॉडर्न होमो, मतलब जो रीजनल एनाटॉमिकल फीचर्स थे अर्ली मॉडर्न ह्यूमन फॉसिल्स का, वो क्या को बता रहा है, एक तरह से आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल को बता रहा है, वो तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हमारे पास जो रीजनल इवोल्यूशन वाली थ्योरीज को। सो हमने कंक्लूजन में बोला कि देखो दोनों थ्योरीज के अपने वेरिट्स एंड लिमिटेशन है, बट जो जेनेटिक फॉसिल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो ज़्यादा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं। So this is all about the question regarding emergence and dispersal of modern Homo sapiens. Okay, so this is all. आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्कस एरविंग गॉफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। हमको क्या की बात करनी है, एरविन गॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट है टोटल इंस्टीट्यूशन का एंड उसका कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या रिलेवेंस है वो बताना है यार। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एरविन गॉफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो जो इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन है इसका मतलब क्या समझते हैं यार, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है आइसोलेटेड रहता है भाई रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, एंड उनका जो डेली लाइफ होता है इट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय हुम, इट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की देखने को मिलता है, रिजिड रूल्स देखने को मिलते हैं, उतना इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं मिलता, सो लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम होता है। सो लाइक हमारे पास कोई प्रिजन हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गए, मिलिट्री बराक्स हो गए, या फिर बोर्डिंग स्कूल्स, तो वो सब हमारे पास क्या है, टोटल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल्स हो गए। एरविन गॉफमैन्स concept of total institutions refers to a specific type of institution where individuals are isolated from the rest of society and their daily lives are regulated and controlled by a centralized authority. एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिजन्स, मेंटल हॉस्पिटल्स, मिलिट्री बैरक्स एंड बोर्डिंग स्कूल्स, है ना। तो मतलब ये इंस्टीट्यूशन है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट हायरार्की देखने को मिलता है यार।
these institutions are characterized by a strict hierarchy, rigid rules and limited individual freedom. सो इसका जो रिलेवेंस है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में वो हम बात करेंगे यार, द रिलेवेंस ऑफ what? Relevance of total institution in contemporary societies. पहले तो एक तो ये डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ला रहा है, बिकॉज जो ट्रेंड है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का हैज़ लेड टू व्हाट? क्लोजर ऑफ मैनी ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो जो पेरेंट्स को जो हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड केयर देने की जो बात है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है यार। सो तो जो इंस्टीट्यूशनल है वो अब तरह से डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके रिलेवेंस की बात करें तो भी कम हो रहे हैं यार। द ट्रेंड ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हैज़ led to the closure of many mental hospitals and the integration of patient है ना, जो पेशेंट का जो इंटीग्रेशन है इनटू कम्युनिटी बेस्ड केयर, उसका फोकस जो है वो हमारे पास बता रहा है कि अब जो है ना, लोग जो है एक तरह से अलग रखना नहीं चाहते किसी को। दूसरा जो हमारे पास जो प्रिजन का सिस्टम है ना, वो हमने देखा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रिजन सिस्टम जो इसमें है स्ट्रिक्ट हायरार्की या फिर लॉस ऑफ फ्रीडम जो है ना, इट लीड्स टू व्हाट? स्टिग्मेटाइजेशन या फिर सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू व्हाट? क्रिमिनल सब कल्चर, है ना। इसका बहुत ख़राब प्रभाव हो रहा है। लाइक इम्प्लीकेशन देखने को मिल रहा है यार, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजन इनटू द सोसाइटीज़। जो प्रिजनर्स निकल के फिर सोसाइटीज़ में जो आ रहे हैं, बिकॉज उनको अडाप्ट जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसके साथ डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो क्या कर सकें, अडाप्ट कर सकें। ओके, तो जो टोटल इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है भाई इन अंडरस्टैंडिंग दी प्रिजन सिस्टम जो आज ज़माने का है। तो ये तो बता रहे हैं यहाँ पे हम, रिलेवेंस बता रहे हैं यार इन अंडरस्टैंडिंग डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इन अंडरस्टैंडिंग प्रिजन सिस्टम। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो प्रिजन सिस्टम में कैसे हमको हेल्प किया यार, ये जो स्ट्रिक्ट हायरार्की है एंड लॉस ऑफ फ्रीडम है ना, लीड्स टू व्हाट? स्टिग्मेटाइजेशन, है ना, जिसकी वजह से जो इम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं ऑन रिहेबिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर इनटू द सोसाइटी, लीड टू द स्टिग्मेटाइजेशन हैज implications
has what? Has implications for rehabilitation and reintegration of प्रिजनर्स इनटू सोसाइटी, जब वो बाहर निकलते हैं तो ये इस चीज़ों को समझने में हेल्प करता है यार। मिलिट्री ट्रेनिंग में कैसे हमको समझने में हेल्प करता है टोटल इंस्टीट्यूशन, अगर हम बात कर रहे हैं। देखो जो मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं एंड स्ट्रिक्ट या फिर मिलिट्री हायरार्कीज होती हैं यार, एंड जो भी इसको एक तरह से तोड़ता है तो उनके लिए दिक्कतें आ जाती हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे है ना, इसका डिसिप्लिन के देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हैं। एक तरह से जो पर्सनल वैल्यूज है उसको सप्रेस कर देता है एंड इट लीड्स टू व्हाट? सप्रेशन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो। तो ये भी है हमारे पास, उसको समझने में हेल्प करता है दैट दिस प्रोसेस, मतलब डिसिप्लिन लाता है ना, बट सप्रेस करता है पर्सनल वैल्यूज एंड क्रिटिकल थिंकिंग को। दिस प्रोसेस कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स as it instills what? As it instills discipline and comedier, but also lead to suppression of पर्सनल वैल्यूज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये सब चीज़ें हैं एजुकेशन सिस्टम को समझने में हमारे पास, है ना, ये हेल्प कर सकता है। जो टोटल इंस्टीट्यूशन है, जो बोर्डिंग सिस्टम है उसको यार, एजुकेशन सिस्टम के अंदर है ना, जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, इनको हम टोटल इंस्टीट्यूशन मानते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रूटीन फॉलो होता है। तो देखो जो इम्पैक्ट है इस सब चीज़ इन्वायरमेंट का यंग माइंड्स के ऊपर, वो डिबेट किया जा सकता है भाई, बिकॉज इट है ना, एज इट मे प्रमोट डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बट ऑल्सो हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बोर्डिंग schools and residential educational institutions है ना, may promote discipline and work ethics but may also hinder the development of interpersonal skills and emotional intelligence। तो हमने देखा कि इसका क्या क्या रिलेवेंस रहा है इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ यार। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो इनका जो कॉन्सेप्ट टोटल इंस्टीट्यूशन का, इट रिमेन रिलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ बिकॉज हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हम एनालाइज कर सकें जो इम्पैक्ट है इन इंस्टीट्यूशंस का, है ना, किसके ऊपर? इंडिविजुअल्स के ऊपर एंड देयर री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। So, conclude करेंगे by mentioning that thus by understanding the dynamics and consequences of total institutions, policy makers और जो social workers हैं, they can develop what? better strategies जिससे वो manage कर पाए बहुत सारे social issues को, है ना, and एक inclusive and effective model बना पाए for care, rehabilitation and education के लिए। Thus by understanding the dynamics and
consequences of total institutions, policy makers and social workers can develop better strategies to manage various social issues. सो इस प्रकार से इस आंसर कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास, बात करें थे डिस्कस दी एरविन है ना, एरविन गोफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ना इन टोटल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो जो एरविन गोफमैन का जो कॉन्सेप्ट टोटल इंस्टीट्यूशन का वो क्या बताता है कि है ना, जो इंडिविजुअल्स जो है, इट इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंसान को आइसोलेटेड रखा जाता है सोसाइटी से, है ना। डेली लाइफ्स एंड जो है ना, जो डेली लाइफ्स एंड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ के द्वारा। फॉर एग्जांपल हमने बात की अबाउट प्रिजन इज अ टोटल इंस्टीट्यूशन यार, है ना। मेंटल हॉस्पिटल्स आर दी, बोल सकते हैं कि वो क्या टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। जो मिलिट्री बैरक्स होते हैं जहाँ पे जवान रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, टोटल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रिक्ट हायरार्की होता है, रिजिड रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम होता है यार, है ना। इसका रिलेवेंस की बात करें तो हमारे आज के ज़माने में क्या रिलेवेंस है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को समझने में, बिकॉज जो ट्रेंड है कि आप लोग जो है ना मेंटल हॉस्पिटल्स जो कम हो रहे हैं, है ना, एक तरह से क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हमारे पास जो कम्युनिटी बेस्ड केयर है वो बढ़ रहा है। प्रिजन सिस्टम को समझने में हेल्प करता है, बिकॉज जो प्रिजन सिस्टम भी एक टोटल इंस्टीट्यूशन ही तो है, जो स्ट्रिक्ट हायरार्की है प्रिजन सिस्टम के अंदर, फिर जो लॉस ऑफ फ्रीडम है जिससे कि स्टिग्मा लोगों के अंदर जाग जाता है। तो जब वो जेल से निकलते हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करने में, रीइंटीग्रेट करने में सोसाइटी में दिक्कतें आती हैं यार। सो मिलिट्री ट्रेनिंग्स की बात कर सकते हैं। जो मिलिट्री ट्रेनिंग से एक हाथ में वो डिसिप्लिन एंड कॉमेडियर बिहेवियर दिखाते हैं, बट दूसरे हाथ में हम देखें तो एक तरह से पर्सनल वैल्यूज एंड क्रिटिकल थिंकिंग को सप्रेस कर देते हैं। तो हमको ये समझने में हेल्प कम करता है यार जो हमारे पास टोटल इंस्टीट्यूशन है वो। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी बात कर सकते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल्स है, फिर जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वो एक तरह से डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक्स को बढ़ाते हैं, बट दूसरी तरफ हम देखें तो एक इंटरपर्सनल स्किल्स को, इमोशनल इंटेलिजेंस को कमजोर कर देते हैं। तो दोनों चीज़ के पहलू है, फायदे नुकसान है यार, है ना। तो एक तरह से जो हमारे पास ये जो एरविन गोफमैन का जो कॉन्सेप्ट है टोटल इंस्टीट्यूशन का, वो आज भी रिलेवेंट है यार, बिकॉज ये हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम एनालाइज कर पाएँ जो इम्पैक्ट है इंस्टीट्यूशंस का, लाइक प्रिजन, एजुकेशन सिस्टम, मिलिट्री ट्रेनिंग्स, उनका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल पे, है ना, क्या फिर उनके रीइंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी पे, वो हमने समझा। सो कंक्लूजन में बोला कि देखो भाई, जब हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो डायनेमिक्स और जो कॉन्सिक्वेंसेस इन्वॉल्व हैं टोटल इंस्टीट्यूशन के, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एक बेटर पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जिससे हम जो सोशल इशूज हैं उसको मैनेज कर सके अच्छे से, एंड एक तरह से इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव मॉडल बना पाए केयर के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, फिर एजुकेशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द एरविन गोफमैन्स मॉडल ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन एंड इसका रिलेवेंस इन द कंटेम्परेरी सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द लोअर पैलियोलिथिक कल्चर एंड द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर विद सुटेबल एग्जांपल। हमको क्या करना है भाई? लोअर पैलियोलिथिक कल्चर एंड मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर को डिफरेंशिएट करना है एग्जांपल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को, है ना। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अपर पैलियोलिथिक, नहीं, लोअर पैलियोलिथिक एंड मिडिल पैलियोलिथिक। हमारे पास अपर, लोअर एंड मिडिल है, तो लोअर और मिडिल को कंपेयर करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है, हमने बोला इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, जिसमें हमारे पास अर्लीस्ट या फिर लॉन्गेस्ट पीरियड है यार हमारे पास ह्यूमन कल्चर डेवलपमेंट का, 2.5 मिलियन ईयर एगो से 10,000 मिलियन ईयर एगो तक था ये, ओके। एंड इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द की डिफरेंसेस। तो पहले तो पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। दी पैलियोलिथिक पीरियड is the earliest and longest or longest lasting period of human cultural development। हमने बताया इट स्पैनिंग फ्रॉम अप्रॉक्स 2.5
मिलियन ईयर एगो टू 10,000 ईयर एगो। हमारे पास 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं इन अपर, मिडिल एंड लोअर। It is divided into 3 sub-period: lower, middle and upper Paleolithic। और हम बात करें डिफरेंशियस बिटवीन द लोअर पैलियोलिथिक एंड जो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है, देखो जितना मेरे को याद आ रहा है यहाँ पे कि अपर लोअर को एंड ओवरऑल पैलियोलिथिक कल्चर को यहाँ पे क्या करने की बात होती है, डिफ्रेंशिएट करने की बात होती है। मतलब क्वेश्चन है ये, सो उसको हम समझेंगे, है ना। नॉट अपर एंड मिडिल को मतलब हमको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, लोअर को और ओवरऑल पैलियोलिथिक कल्चर को, ठीक है। सो टाइम पीरियड एंड हमारे इवॉल्वमेंट की बात करें तो लोअर एंड ओवरऑल कल्चर, पहला हमारे पास है रिगार्डिंग द टाइम पीरियड एंड होमिनिड्स इन्वॉल्व की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है उसका टाइम पीरियड कितना है भाई, 2.5 मिलियन एगो टू 3,000 ईयर, 3 लाख ईयर एगो, है ना। और यहाँ पे जो प्राइमरी होमिनिड एसोसिएटेड विद दिस पीरियड इज व्हाट, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल। बट जो ओवरऑल पैलियोलिथिक की बात करें तो होमो हैबिलिस से लेके एडवांस होमो निएंडरथाल से होमो सेपियंस तक देखने को मिले यहाँ पे हमको। तो एक तरह से इसको हम ऐसे बना सकते हैं यार, जब पहला हमारे पास टाइम पीरियड एंड होमोनिड इन्वॉल्व्ड, and it is around 2.5 million ago to 3 लाख ईयर एगो तक था। एंड यहाँ पे हमारे पास होमो हैबिलिस देखने को मिले, होमो इरेक्टस, है ना, होमो निएंडरथाल, और निएंडरथाल तो नहीं, हाइडेलबर्जेंसिस। यहाँ पे जो हमारे पास बात करें तो यहाँ पे होमो इरेक्ट मतलब होमो हैबिलिस से लेके मॉडर्न निएंडरथाल तक, होमो सेपियंस तक देखने को मिले यार। होमो हैबिलिस टू मॉडर्न निएंडरथालिस एंड होमो सेपियंस भी देखने को मिले। ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना यार, तो लेटर पैलियोलिथिक तक तो आ चुके थे। दूसरा स्टोन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो प्राइमरी स्टोन टूल्स थे, है ना, हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक में वो कौन कौन से थे, वो ओल्ड वन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, होमो हैबिलिस
है ना। और जो इरेक्टस थे और हमारे पास जो हाइडेलबर्जेंसिस थे वो हमारे पास एक्लुएंट टूल्स इस्तेमाल करते थे। ओडुवन बाई होमो हैबिलिस एंड एक्लुएन बाई होमो इरेक्टस एंड होमो हाइडेलबर्जेंसिस। अगर हम ओवरऑल पैलेथिक कल्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास एक मोर एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड टूल का इमरजेंस देखने को मिला यार, है ना, मिडिल से अपर पैलेथिक तक, जहाँ पे हमने मोस्टरियन टूल्स देखे लाइक जो नियंडरथाल्स एंड ब्लेड बेस्ड टूल्स जो कि होमो सेपियंस इस्तेमाल करते थे, है ना। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ more advanced and specialized tools, more development of more advanced and specialized tools, जिसमें हमारे पास मोस्टेरियन टूल्स आते हैं जो कि कौन इस्तेमाल करता था, नियंडरथाल्स। एंड यहाँ पे हम ब्लेड बेस्ड टूल्स की बात कर सकते हैं जो कि कौन इस्तेमाल करते थे, होमो सेपियंस, है ना। एंड जो सबसिस्टेंस एंड लाइफस्टाइल था उसका भी यहाँ पे डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं भाई। सबसिस्टेंस एंड लाइफस्टाइल, जैसे कि हमारे पास जो लोअर पैलेथिक थे, है ना, दे वेर मतलब हंटर गैदर्स यार, है ना, तो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। बट जो ओवरऑल पैलेथिक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हंटर गैदर से कहाँ कहाँ तक चलेगा, एक मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर मतलब अपर पैलेथिक में फॉलो किए यार, है ना, जैसे हमारे पास केव पेंटिंग्स देखने को मिले। nomadic lifestyle and upper paleolithic, है ना, पैलेयोलिथिक में तो हमारे पास लोग जो हंटर गैदर ही थे ओवरऑल, हंटर गैदरर। बट इन अपर पैलेयोलिथिक हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर एंड एक सेटलमेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स आई आर, मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट देखने को मिला। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारे पास जो लोअर पैलेयोलिथिक है एक प्रकार से ये जनरली अफ्रीका के अराउंड ही कंसंट्रेटेड था। बट जो ओवरऑल पैलेयोलिथिक था ये हमारे पास हमने देखा कि जो नियंडरथाल्स से वो अफ्रीका के मतलब यूरोप के अंदर देखने को मिले, है ना, कुछ पार्ट ऑफ एशिया के अंदर। है ना, कंसंट्रेटेड अराउंड दी अफ्रीका। बट जो हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था होमिनिड एंड देयर कल्चर एक्सपांड ओवर टाइम लाइक होमो नियंडरथालेंसिस जो कि एक तरह से लेटर मिडिल एंड लेटर पैलेयोलिथिक में आए, डोमिनेट व्हाट, डोमिनेट दी यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। अगर एग्जांपल्स की बात करें लोअर पैलेयोलिथिक कल्चर की तो यहाँ पे हमारे पास ओल्डुवेन गॉर्ज की बात कर सकते हैं, एक्लूशियन टूल्स की बात कर सकते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे ओल्डोवाई गॉर्ज तंजानिया में देखने को मिला यार, जहाँ पे होमोसेपियंस के जो ओल्ड वन टूल्स हैं वो हमारे पास देखने को मिले। है ना, हमारे पास जो एक्लूशन टूल्स हैं वो हमारे पास होमो इरेक्टस एंड हाइडेलबर्जेंसिस के कहाँ पे देखने को मिले हैं, है ना, कुछ जैसे कि सोमो वैली है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे देखने को मिले हैं। सो इन कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं भाई, इन कंक्लूजन बोल सकते हैं कि जो पैलेथिक कल्चर है एक तरह से सिग्निफिकेंट फेज है यार, अर्लीस्ट फेज बोल सकते हैं ह्यूमन कल्चर डेवलपमेंट का, जहाँ पे स्टोन टूल्स का इमरजेंस हुआ है, हंटर गैदर लाइफ स्टाइल फॉलो हुआ है। बट हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट वाइल इट शेयर अ सिमिलैरिटीज विद द ओवरऑल पैलेथिक कल्चर, इट इज डिफरेंशिएटेड विथ व्हाट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, होमिनिड इन्वॉल्वमेंट एंड टाइप ऑफ टूल या फिर जो टेक्नोलॉजी इम्प्लॉयड करते थे ये। सो एक तरह से पूरा कंक्लूड करेंगे, 10 दी लोअर पैलियोलिथिक कल्चर शेयर सम similarities with the overall Paleolithic culture. It is differentiated by its specific टाइम पीरियड। कंक्लूड करने के पास जो बोला है बॉडी के अंदर उसी को, होमिनिड इन्वॉल्व and the type of tool and technology used। तो इस प्रकार से हम कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द लोअर पैलेथिक कल्चर एंड द ओवरऑल पैलेथिक कल्चर। तो हमने बताया कि जो पैलेथिक पीरियड है एक तरह से अर्लीस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पीरियड है रहा है भाई, 2.5 मिलियन ईयर एगो से 10 साल, 2.5 मिलियन मतलब समझना ये 25 लाख साल, नहीं 25 नहीं 2 लाख 20 लाख उधर 25 लाख, हाँ 25 लाख साल से लेके 10,000 साल तक ये चला था। ठीक है, तो हमारे पास 3 फेज में लोअर मिडिल एंड अपर पैलेथिक में इसको डिफरेंशिएट किया यार। तो जो लोअर पैलेथिक थे वहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें तो 2.5 मिलियन ईयर एगो से 3 लाख मिलियन ईयर तक चला था, ये 3 लाख ईयर तक चला था। बट जो ओरल पैलेथिक था वो तो हमारे पास 10,000 तक चला था ना, 3 लाख से हमारे पास बाकी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो जो हमारे पास होमोनिड इन्वॉल्व थे लोअर पैलेथिक में वो होमो हैबिलिस थे यार, होमो इरेक्टस थे, होमो हाइडेलबर्जेंसिस थे। बट जो ओवरऑल पैलेथिक में हमने देखा होमो हैबिलिस से लेके होमो सेपियंस तक का डेवलपमेंट, जहाँ पे मॉडर्न निएंडरथाल्स भी आए। स्टोन टूल्स की बात करें तो जो लोअर पैलेथिक था वहाँ पे एक तरह से ओल्ड वन टूल्स जो हमने ओल्डोवाई गॉर्ज में देखने को मिला, होमो हैबिलिस जो इस्तेमाल करते थे, एक्लूशन टूल्स देखने को मिले जो कि होमो इरेक्टस एंड हाइडेलबर्जेंसिस इस्तेमाल करते थे। बट हमने देखा कि जो ओवरऑल हमने बात की ना तो एक तरह से हमारे पास जो निएंडरथाल्स थे वो मोस्ट्रियन टूल्स इस्तेमाल करते थे जो कि मोर एडवांस एंड स्पेशलाइज टूल्स थे, है ना, ब्लेड बेस्ड टूल्स जो कि होमो सेपियंस इस्तेमाल करते थे उसकी बात की। सब्सिस्टेंस एंड लाइफस्टाइल की बात करें तो जो अर्ली जो पैलेथिक कल्चर था, लोअर पैलेथिक कल्चर था वो हंटर गैदरर था, है ना, नोमैड स्टाइल था। मतलब ओवरऑल जो पैलेथिक था वो हंटर गैदरर्स ही थे। बट हमारे पास अपर पैलेथिक के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट देखने को मिले यार, उतने नहीं जितने न्यूलिथिक में, बट हाँ थोड़े मोड़े। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो अर्ली होमिनिड थे मतलब लेयर पे मतलब होमो हैबिलिस हो गए, होमो इरेक्टस हो गए, हाइडेलबर्जेंसिस थे, वो एक तरह से अफ्रीका के अराउंड ही कंसंट्रेटेड थे। बट जो है ना मतलब लेटर पैलेथिक के अंदर मतलब जो अपर पैलेथिक है वहाँ पे हमारे पास होमो निएंडरथालजेंसिस आए जो कि डोमिनेंट के यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका के अंदर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ओल्डोवाई गॉर्ज हमारे पास एक क्या है, हमारे पास लोअर पैलेथिक साइट है यार, तो हमने वो बताया। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो यार हमारे पास सिमिलैरिटीज तो शेयर करेगा ही करेगा लोअर पैलेलिथिक कल्चर जो है, बट हमारे पास कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिले हैं, लाइक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, होमिनिड इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग, जो टूल्स या फिर जो टेक्नोलॉजी इंप्लॉयड किए जाते हैं वो। सो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन लोअर पैलेथिक एंड द ओवरऑल पैलेथिक, है ना। सो दिससे हमने क्या किया भाई, पार्ट 1 कवर किया, सेक्शन ए ऑफ पेपर 1 ऑफ 2020 PYQs ऑफ एंथ्रोपोलॉजी।